गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान। अपने इससे पहले वाली क्लास के अंदर 3 का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था यानी मानव जनन। मानव जनन, ठीक है। थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करके थोड़ा सा हम यहाँ पर इसके बारे में बता रहे हैं। देखो, मानव जनन की अगर बात आती है तो सबसे पहले हमने जनन की परिभाषा हमने यहाँ पर दी। मैंने कहा था कि प्रत्येक जाति जो होती है अपनी संतति को बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया दोहराती है उसी प्रक्रिया को यहाँ पर क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। यानी प्रत्येक जाति अपनी संतति, यानी संतति का मतलब ये होता है कि अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, यानी अपना जैसे माता पिता से संतान, उनसे संतान, यानी कहने का मतलब कि एक जाति विलुप्त नहीं हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? संतति। प्रत्येक जाति अपनी संतति को बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया दोहराती है उस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यानी प्रत्येक जाति अपनी संतति को बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया दोहराती है उसी प्रक्रिया को यहाँ पर क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। इसके साथ में बाद में हमने देखो क्या बताया था कि जनन के अंदर कुछ चरण होते हैं, यानी कुछ चरणों की हमने यहाँ पर बात की थी। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या बताया था? युग्मक जनन। इनको याद रखना है क्योंकि पूरा का पूरा लेसन जो है वह इन्हीं पर आधारित है। पहला होता है युग्मक जनन, दूसरा हमने क्या बताया? वीर्य सेचन, तीसरा हमने यहाँ पर क्या बता दिया? निषेचन। 4 नंबर पे क्या बताया? जैसे निषेचन की प्रक्रिया होती है, किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। जैसे युग्मनज बन जाता है तो वहां पर क्या होता है? विदलन होता है। और जैसे विदलन होता है, विदलन की प्रक्रिया जैसे प्रारंभ हो जाती है तो वहां पर विदलन के बाद में क्या होता है? अंतःरोपण। अंतःरोपण के बाद में क्या होता है? गर्भावधि। और लास्ट में क्या होता है? 8 नंबर पर प्रसव। ये हमने बताए थे। यानी जनन के जो चरण होते हैं यहाँ पर, उन चरणों की हम यहाँ पर बात की थी इससे पहले वाली क्लास के अंदर। सबसे पहला चरण कौन सा आता है? युग्मक जनन। दूसरा आता है वीर्य सेचन, तीसरा आता है निषेचन। उसके बाद में युग्मनज का निर्माण होता है। जैसे युग्मनज बन जाता है तो विदलन होता है, अंतःरोपण होता है, गर्भावधि होती है और प्रसव होता है। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। यानी युग्मक जनन में क्या होता है? जैसे आपने देखा, हमने बताया भी था कि जैसे क्या होता है? मेल होता है और हमने क्या बता दिया? फीमेल। ठीक है। मेल से किसका निर्माण होता है? यानी जब मेल और फीमेल जब किशोरावस्था के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर मेल में क्या होता है कि वसन के अंदर किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। और फीमेल के अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का बनना, अंडाणु का बनना, जैसे शुक्राणु बन रहा है और अंडाणु बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है? युग्मक है। इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पर युग्मक है। यानी शुक्राणु का बनना और अंडाणु का बनना दोनों के दोनों यहाँ पर क्या कहलाते हैं? युग्मक कहलाते हैं। इसका मतलब ये युग्मक जनन, यानी युग्मक का बनना या शुक्राणु या अंडाणु का बनना यहाँ पर क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। अब देखो, जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु बन जाते हैं तो मेल जो होता है किसके पास में आता है? फीमेल के पास में आता है। तो वहां पर क्या होता है? वीर्य सेचन की प्रक्रिया हो जाती है। यानी जब शुक्राणु का त्याग माता के वेजाइना भाग में यानी योनि भाग में कर दिया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? वीर्य सेचन। ठीक है। यानी जब मेल के द्वारा यानी कोपुलेशन की प्रोसेस जब भी होती है तो उस तरल पदार्थ यानी शुक्राणु के तरल पदार्थ का त्याग किसके अंदर कर दिया जाता है? मादा के वेजाइना भाग के अंदर कर दिया जाता है। तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? वीर्य सेचन
बोलते हैं। जैसे ही विनिषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो उसमें उसके बाद में क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु का आपस में क्या होता है, संलयन होता है। संलयन होने को यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर निषेचन कह सकते हैं। यानी संलयन होने की प्रक्रिया को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, निषेचन कह सकते हैं। जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया होती है तो उसमें यहाँ पर क्या बनता है, जायगोट बनता है। ये शुक्राणु का केंद्रक है और ये अंडाणु का केंद्रक है। तो यहाँ पर क्या बनता है, जैसे निषेचन की प्रक्रिया होती है तो वहां पर क्या बनता है, जायगोट बनता है। और इसी जायगोट को यहाँ पर क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। इसी जायगोट को यहाँ पर क्या बोलते हैं, युग्मनज। जो गोलाकार संरचना होती है, ये भी ध्यान में रखना, जीव की प्रथम कोशिका, जीव की प्रथम एक कोशिकीय संरचना। अगर ये जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जिस प्रकार से मानव का निर्माण कोशिका के द्वारा होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि जायगोट जो होता है यानी युग्मनज जो होता है, किसी भी जीव की प्रथम कोशिका मानी जाती है। यानी जीव की प्रथम कोशिका, प्रारंभिक कोशिका जो होती है वो कौन सी होती है, जायगोट। ठीक है, इसी जायगोट के द्वारा यहाँ पर क्या होता है कि किसी जीव का निर्माण होता है। अब देखो, जैसे जायगोट बना, इस जायगोट में कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, विदलन की। संसार के अंदर विदलन ही एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस प्रकार से कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी संसार में यही एक ऐसा विभाजन होता है जिसमें कोशिकाओं की संख्या में तो क्या होती है, वृद्धि होती है, लेकिन कोशिका की संरचना में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, विदलन की प्रक्रिया हो जाने के बाद में अंतरोपण होता है। ये विदलन की संरचना जो होती है कहाँ पर जाती है, गर्भाशय में जाती है, और गर्भाशय में जाकर वहां पर क्या होती है कि गर्भाशय की आंतरिक परत से चिपक जाती है। इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, अंतरोपण। जब विदलन की प्रक्रिया से बनने वाले जितने भी कोशिकीय संरचनाएं होती हैं, अगर वो कोशिकीय संरचनाएं सारी की सारी कहाँ पर, यानी गर्भाशय की आंतरिक परत से जाकर चिपक जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, अंतरोपण बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि गर्भाशय के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं, और परिवर्तन होने के बाद में वहां पर क्या बन जाता है, यानी एम्ब्रियो का निर्माण होता है, यानी भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण का निर्माण होने में कम से कम 9 महीने का समय लग जाता है। 9 महीने यानी 270 या 290 दिन के समथिंग लगते हैं। ठीक है, और इसी पूरे काल को, यानी ये जो 9 महीने का जो समय जो होता है, इस पूरे काल को यहाँ पर क्या कहा जाता है, गर्भावधि कहा जाता है। गर्भावधि जैसे ही पूरी कंप्लीट होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि शिशु का जन्म होता है, और शिशु का जन्म होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्रसव। ठीक है, यानी शिशु जन्म लेता है, उसी प्रक्रिया को यहाँ पर क्या कहा जाता है, प्रसव कहा जाता है। ये बातें हमने पहले वाली क्लास के अंदर ही पढ़ी थी, जो हमने यहाँ पर फिलहाल रिपीट की हैं। आज जो टॉपिक अपना है वो है मानव जनन तंत्र। देखो, यानी कोई भी क्लास होती है उसमें ये थोड़ा ध्यान रखा करो कि पहले वाली क्लास की जो बातें हमने पढ़ी हैं वो थोड़ी सी रिपीट हो जानी चाहिए। आज जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है, मानव जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, मानव जनन तंत्र जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, मानव जनन तंत्र 2 प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है, नर जनन तंत्र, और दूसरा कौन सा होता है, मादा जनन तंत्र। इसको इंग्लिश से बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको यानी नर जनतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यानी मानव जनतंत्र जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है नर जनन तंत्र और एक कौन सा होता है? मादा जनन तंत्र। यहाँ पर हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। यानी आज जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में? नर जनन तंत्र के बारे में। कल हम पढ़ते हैं, कल हम जो हम पढ़ेंगे वो मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। नर जनन तंत्र। देखो, मानव में नर जनन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। मानव में नर जनन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं प्राथमिक अंग, जिसको बोलते हैं प्राइमरी ऑर्गन। और प्राइमरी ऑर्गन कौन सा होता है? वर्सन, इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है, देखो बच्चों, साथ साथ में मैं आपको इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कई बार जैसे कंपटीशन का एग्जाम होता है, उसमें हिंदी के नाम ना आकर बल्कि किसके नाम आते हैं? इंग्लिश के नेम आते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक अंग। सेकेंडरी ऑर्गन। और ये द्वितीयक अंग कौन कौन से होते हैं ये देख लो। सबसे पहले आता है अधिवर्षण। ठीक है, दूसरा है शुक्रवाहिनी। तीसरा है शुक्राशय और चौथा है शीशन। ठीक है, अधिवर्षण को इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। इसको बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। और इसको बोलते हैं एंडिस। ठीक है, हमने क्या लिखा है कि मानव में नर जनतंत्र के क्या होते हैं? निम्न भाग होते हैं। सबसे पहले प्राथमिक अंग, उसके बाद में हमने द्वितीयक अंग की बात की है। तीसरे नंबर पर हम क्या करते हैं? सहायक ग्रंथियां, जिसको बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। और वो सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? जैसे हमने बता दिया प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरी बता दी हमने कॉपर्स ग्रंथि, कॉपर्स ग्रंथि। कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो इतने भाग देखो। इन भागों को आपको इसलिए याद रखना है कि ये सारे के सारे भाग जो हम यहाँ पर डायग्राम के अंदर देखेंगे कौन सा भाग कहाँ पर होता है, और प्रत्येक भाग के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे? फिर अध्ययन करेंगे। देखो, नर जनतंत्र में हमने क्या बता दिया कि मानव में नर जनतंत्र के निम्न भाग होते हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि नर जनतंत्र के अंदर प्राथमिक अंग कौन सा होता है, तो आपको क्या बताना है? वर्षण। और इसी वर्षण के अंदर किसका निर्माण होता है ये भी देखना
ये गोलाकार संरचना, गोलाकार संरचना होती है जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, मोस्टली शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, वसन के अंदर ही होते हैं। इसके बाद में जो द्वितीयक अंग यहाँ पर दर्शाए गए हैं, हमने लिखे हैं सेकेंडरी ऑर्गन जो लिखे हैं, कौन कौन से लिखे हैं, जैसे अधिवर्सन लिखा है, शुक्रवाहिनी लिखा है, शुक्राशय लिखा है, सीसन लिखा है। ये सारे के सारे कौन से अंग होते हैं, द्वितीयक अंग होते हैं। अधिवर्सन, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, सीसन, ये सारे के सारे कैसे अंग होते हैं, द्वितीयक अंग होते हैं। सहायक ग्रंथियों में कौन सी आती हैं, जैसे एक तो आती है प्रोस्टेट ग्रंथि, एक आती है कार्पस ग्रंथि। ठीक है, और इसी कार्पस ग्रंथि का यानी जो है इसको यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी आकृति जो होती है वो किसके समान होती है, बल्लभ के समान होती है। इसकी आकृति किसके समान होती है, बल्लभ के समान होती है। देखो कितने नाम लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नाम आपको डायग्राम के अंदर मिलेंगे। और आपको ये भी देखना है कि कौन सा नाम कहाँ पर आता है, किस प्रकार से इसकी संरचना बनती है। तो अब जो हम फिलहाल इसका डायग्राम जो हम यहाँ पर बना रहे हैं, डायग्राम को ध्यान से देखना है। वर्सन की संरचना कहाँ पर होती है, गोलाकार संरचना जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। द्वितीयक अंग जो होता है इसमें हमने बता दिया, अधिवर्सन, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, सीसन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, यानी वर्सन शुक्राणु को यानी मादा की वेजाइना यानी मादा के योनि भाग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और सहायक ग्रंथियां जो होती हैं वो मारक को चिकना और यानी तरल पदार्थ बनाए रखने का कार्य यहाँ पर करती हैं। चलो बनाते हैं इसका डायग्राम। ऐसे संरचना होती है। ठीक है, ये होती है नर जनन तंत्र की संरचना। देखो ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये होता है मूत्राशय। तो बीच में जो आपको संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है ये संरचना किसकी होती है, मूत्राशय की। ठीक है, इसके ऊपर ये क्या होती हैं, दो जो आपको संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है, इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, मूत्रवाहिनी।
क्या कहा जाता है? मूत्रवाहिनी। अब देखो यहाँ पर आपको वो देखना है कि जैसे प्राथमिक अंग, ये जो गोलाकार संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी ये जो गोलाकार संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये संरचना को क्या कहा जाता है? वर्सन। जिसको इंग्लिश में हमने क्या बताया था? टेस्टिस। ठीक है। वर्सन जिस थैली के अंदर उपस्थित होते हैं, देखो बाहर का ये जो आवरण है, यानी वैसे एक बात ये भी ध्यान रखना कि वर्सन जो होते हैं वो हमेशा कहाँ पर होते हैं? उदर गुहा से बाहर होते हैं। यानी वर्सन जो होते हैं हमेशा कहाँ पर होते हैं? उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? वर्सन जालक। वर्सन जालक। ठीक है, इसको बोलते हैं टेस्टिस सेक। यानी ये जो गोलाकार, बोर्ड पर देखना, ये जो गोलाकार संरचना आप देख रहे हो, ये गोलाकार जो संरचना जिस थैली के अंदर उपस्थित होती है, इसको तो हमने क्या बता दिया? वर्सन बता दिया। और इसको हम क्या कर सकते हैं? वर्सन जालक कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक सही है। वर्सन के बाद में दूसरी संरचना जो आती है वो किसकी आती है? अधिवर्सन की। अब देखो, जैसे ये वर्सन हमने बनाया, इस वर्सन में ऊपर की साइड में इस प्रकार की संरचना होती है। देखो ये संरचना जो हम यहाँ पर बना रहे हैं, इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? अधिवर्सन। APD डाइनस। क्या बोलते हैं? APD डाइनस। तो ये संरचना जो आप यहाँ पर देख रहे हो इस प्रकार से, इसको ही क्या बोलते हैं? अधिवर्सन। और बीच वाली संरचना कौन सी हो गई है? वर्सन। इससे एक नलिका जो बाहर निकल रही है इस प्रकार से, ये जो नलिका यहाँ पर बाहर निकल रही है, इस नलिका को बोलते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी इंग्लिश में कहते हैं वास डेफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डेफरेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, ये शुक्रवाहिनी जो होती है, जिस पत्तीनुमा संरचना के अंदर जाकर खुलती है, इस संरचना को यहाँ पर क्या कहा जाता है? शुक्राशय। क्या बोलते हैं इसको? सेमिनल वेसिकल। ठीक है, अब एक चीज और देखो ध्यान से, ये शुक्रवाहिनी जो होती है आगे, यानी संरचना चौड़ीनुमा संरचना, जिस शुक्रवाहिनी जैसी आगे जाकर खुलती है, तो इस प्रकार की संरचना यहाँ पर बना रही है। इस संरचना को यहाँ पर क्या कहा जाता है? एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। ठीक है, ये देखो गोलाकार संरचनाएं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ऐसे। ठीक है, ये गोलाकार संरचनाएं जो होती हैं, यानी इनको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। यानी इसको इन ग्रंथों क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि जिस समूह के अंदर उपस्थित होती हैं, यहाँ पर क्या है? गोलाकार समूह जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रुप। प्रोस्टेट समूह। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट समूह। आगे जो लंबी बेलनाकार संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर सीसन। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर सीसन बोलते हैं। लास्ट में ग्रंथि और बचती है। जैसे मैंने कहा कि एक ग्रंथि और होती है, एक तो कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। और प्रोस्टेट ग्रंथि के साथ में एक बल्ब के समान और ग्रंथि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, जिसका नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो ग्रंथि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको काउपर्स ग्रंथि कहते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? काउपर्स ग्रंथि कहा जाता है।
ठीक है, ये संरचना किसकी थी? नर जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र की संरचना, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि नर जनन तंत्र की संरचना के अंदर प्राथमिक अंग जो होता है वो कौन सा होता है? वसन होता है। तो इसमें जो गोलाकार संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये संरचना किसकी होती है? वसन की होती है, ठीक है। देखो, डायग्राम बनाना कोई हार्ड नहीं होता है। डायग्राम को समझने के बाद में आप अपने आप भी क्या कर सकते हो? डायग्राम बना सकते हो। हालांकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, अगर बड़ा बोर्ड होता है तो इसी संरचना को हम थोड़ा बड़ा करके आसानी से बता सकते थे, यानी दिखा सकते थे, ठीक है। तो वापिस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, देख लेना। इसमें ये संरचना जो होती है, ये संरचना कौन सी होती है? थैलीनुमा संरचना। और थोड़ा सा याद करो, देखो जैसे क्या होता है, ये किडनी है, ये किडनी है, इससे क्या निकलती हैं? यानी मूत्रवाहिनी बाहर निकलती हैं और कहाँ पर जाकर खुल जाती हैं? मूत्राशय के अंदर। कहाँ पर जाकर खुलती हैं? मूत्राशय के अंदर। ये किडनी है और ये भी क्या है? किडनी है, ठीक है। किडनी से क्या होता है कि मूत्र नलिकाएं बाहर निकलती हैं और ये मूत्रवाहिनी जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये दोनों की दोनों कहाँ से आती हैं? यानी किडनी से आ रही हैं और कहाँ पर आकर खुल जाती हैं? मूत्राशय के अंदर आकर खुल जाती हैं। मूत्राशय क्या होती हैं? एक थैलीनुमा संरचना होती है। और मूत्राशय जो होता है, यानी जैसे आगे जाकर क्या करता है कि यानी मूत्राशय आगे जाकर यानी इस छिद्र के द्वारा, यानी शीशन की सहायता से क्या करता है कि यानी इसका छिद्र जो होता है वो बाहर की तरफ खुलता है। वर्षण जो होते हैं ये उदर गुहा से क्या होते हैं? हमेशा बाहर होते हैं। वर्षण क्या होते हैं? उदर गुहा से बाहर होते हैं। याद रखना, संख्या में एक जोड़ी, संख्या में एक जोड़ी पाई जाती है। यानी संख्या में क्या होते हैं? वर्षण जो होते हैं संख्या में एक जोड़ी होते हैं और हमेशा क्या होते हैं? उदर गुहा से बाहर। उदर गुहा से बाहर, यानी संख्या में एक जोड़ी होते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं? उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं। और यही वर्षण जिस थैलीनुमा संरचना के अंदर उपस्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्षण जालक बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ, हमारे शरीर का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी हमारे शरीर का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। वर्षण का तापमान जो होता है वह इस 37 डिग्री से 2 या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, ठीक है। वर्षण का तापमान जो होता है हमारे शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। क्यों कम होता है वो भी देखना है। इसलिए कम होता है क्योंकि यदि शुक्राणु का निर्माण करना है, ठीक है, वर्षण तभी शुक्राणु का निर्माण करता है जब इसके अंदर क्या होता है कि इसका तापमान जो होता है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। जब इसका तापमान 2 या 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा तभी यहाँ पर टेस्टिस के अंदर किसका निर्माण होगा? यानी शुक्राणु का निर्माण होगा। इसके बाद में क्या होता है कि वर्षण जो होते हैं ये वर्षण के साथ में एक संरचना जुड़ी होती है। उसी संरचना को यहाँ पर क्या कहा जाता है? अधिवर्षण कहा जाता है, ठीक है। और यही अधिवर्षण संरचना जो होती है आगे साइड में एक नलिका के द्वारा खुलती है। उस नलिका का नाम क्या होता है? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी की संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। और प्रत्येक शुक्रवाहिनी होती है अपनी तरफ की मूत्र नलिका की, ये भी याद रखना, प्रत्येक शुक्रवाहिनी जो होती है वह अपनी ही तरफ की मूत्र नलिका के चारों तरफ जाकर किसके अंदर खुलती हैं? शुक्राशय के अंदर जाकर खुल जाती हैं, ठीक है। तो एक बात और सुनना ध्यान से, वर्षण में शुक्राणु का निर्माण हुआ, ये शुक्राणु गति करते हुए यानी शुक्रवाहिनी से गति करते हुए कहाँ पर पहुँचते हैं? शुक्राशय के अंदर। और शुक्राशय से होते हुए कहाँ पर? शीशन की सहायता से मादा के वेजाइना भाग के अंदर त्याग दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो संरचना हमने पढ़ी है वो किसकी है? नर जनन तंत्र की है। कल जो अपना टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? वर्षण की आंतरिक संरचना, यानी किसकी संरचना? वर्षण की आंतरिक संरचना के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में केवल इतना ही करते हैं, बाकी की बातें हम कल करते हैं। थैंक यू।
वेरी मच। और एक चीज़ ये भी सुनना, पीछे दो के लेसन के जो PDF थोड़े से शेष रह गए थे, यानी काफ़ी बच्चों का यहाँ पर फ़ोन आया है कि सर थोड़े PDF बीच में ऐसे लगता है कि शेष रह गए, तो वो PDF आपको आज भेज दी जाएगी कुछ समय के बाद में।